नमस्कार दोस्तों, कई तैयारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करते हुए चल रही है, जिसमें एक एक प्रश्न के साथ और उसके अन्य सॉल्यूशन को भी देखते हुए हिंदी साहित्य से संबंधित या संपूर्ण हिंदी से संबंधित जितने भी हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनकी बार बार रिवीजन करते हुए हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य या भाषा विज्ञान या काव्य शास्त्र संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास हेल्पफुल होगी। किसी भी स्टेट के अंतर्गत होने वाली टीजीटी पीजीटी संबंधी परीक्षा हो या एनटीए नेट की परीक्षा हो, इन्हीं प्रश्नों में से घुमा फिरा कर तथ्यों को पूछा जाता है। तो चैनल पर जो बच्चे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर रोज़ हिंदी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार रिवीजन करते हुए हम अपनी परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि आपके लिए ये जो क्लास होगी ये आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। परीक्षा में जब आप बैठोगे तो इन्हीं प्रश्नों में से, इन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों में से आपको काफ़ी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए कर लेते हैं आज की क्लास की शुरुआत। निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज, इसी उद्देश्य के साथ हमने इस सीरीज को चलाया हुआ है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न नंबर 1। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम किसने दिया? तो बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्ग बनाकर बिहारी नाम देने वाले विद्वान हैं, वो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी। जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी की तीनों बोलियों को बिहार की जो तीनों बोलियां हैं उनको एक नाम देकर बिहारी नाम दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी द्वारा दिया गया। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, नव जागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम कौन सा है? तो नव जागरणकालीन सुधारवादी संस्थाओं की शुरुआत का सही क्रम जब हम देखें तो सबसे पहले किस संस्था की स्थापना हुई, उसके बाद जो है कौन सी संस्था आई। तो इस प्रकार से हमने इनका जो है क्रम वाइज जो है इनका स्थापना वर्ष देख लेना है। तो सबसे पहले हमारी जो है ब्राह्म समाज की स्थापना हुई, फिर प्रार्थना समाज आया, फिर आर्य समाज आया, फिर थियोसोफिकल सोसाइटी आया। तो इनकी स्थापना किस वर्ष हुई और किस विद्वानों द्वारा इनकी स्थापना की गई, तो देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 ईस्वी में राजा मोहन राय जी द्वारा की गई। ये आप सभी को पता है, जीके के अंतर्गत भी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रार्थना समाज जो है केशव चंद्र जी द्वारा की गई। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी द्वारा 1875 में, प्रार्थना समाज 1867 में, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में और थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में की गई। तो इन सभी संस्थाओं की जो स्थापना वर्ष है और उनके जो संस्थापक हैं इनको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये प्रश्न हिंदी में तो पूछा ही जाता है, साथ में जो है जीके के अंतर्गत भी इस प्रश्न को पूछ लेते हैं। तो देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। कम समय में अधिक से अधिक बिंदुओं को रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जल्दी जल्दी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बार बार इन प्रश्नों को जब आप करोगे तो आपको अच्छे से याद रहेंगे। तो इसलिए हम जो है, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रश्न पर हम काफ़ी समय जो है वेस्ट करते हुए चल रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमारा सिर्फ टारगेट प्रश्न उत्तरों से संबंधित और उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को बार बार रिवीजन करने में रहेगा, ताकि जब परीक्षा में आप बैठो तो इन्हीं बिंदुओं से आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिले और सभी प्रश्नों का आंसर आप जो है सही करके आओ। तो DSSB के अंतर्गत तो 0.5 जो नंबर की नेगेटिव मार्किंग में भी आपके मार्क्स कट जाते हैं। अगर एक प्रश्न गलत होता है तो सीधे 4 प्रश्न गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो इसलिए आप लोगों को तथ्यों की बार बार रिवीजन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? संत काव्य की इनमें से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? तो सूफी जो हमारे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जो 2 काव्य धाराएँ निकल कर आई, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य को ज्ञानाश्री शाखा भी कहा जाता है और सूफी काव्य को प्रेमाश्री शाखा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर संत काव्य की प्रवृत्ति पूछी हुई है, कौन सी इनमें से नहीं है और नहीं पर भी आपको ध्यान देना है कि परीक्षा में है पूछा हुआ है या नहीं पूछा हुआ है। तो इस प्रकार से जब आप प्रश्नों को करोगे
तो आप लोगों को बार बार जब इन तथ्यों के ध्यान रखते हुए, शब्दों को ध्यान रखते हुए करोगे तो परीक्षा में भी आप जब प्रश्नों को पढ़ोगे तो ये ध्यान रहेगा कि इस प्रश्न में पूछा क्या गया है। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे आते हुए गलत इसी वजह से हो जाते हैं कि हम प्रश्नों को ध्यान से नहीं पढ़ते। तो देख लेते हैं। वर्ण व्यवस्था का समर्थन बिल्कुल भी नहीं हुआ था, संत काव्य धारा के अंतर्गत विरोध हुआ था, बल्कि वर्ण व्यवस्था का विरोध किया गया था। और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति भी मिलती है, जैसे कि आपने कबीरदास जी की रचनाओं में देखने को मिल ही रहा होगा। कबीरदास में रहस्यवाद की जो अभिव्यक्ति है वो जो है किस प्रकार का रहस्यवाद है कबीरदास जी का, तो साधनात्मक रहस्यवाद माना जाता है। और जो महादेवी वर्मा जी का जो है भावनात्मक रहस्यवाद। ये पूछा जाता है प्रश्न में कि किस कवि का किस प्रकार का रहस्यवाद है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाह्य आडंबरों का जो खंडन भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि कबीरदास जी की रचनाओं में ही हमें देखने को मिलता है। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं नहीं करूँगी क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ही कम है और प्रश्नों की संख्या हमें अधिक करनी है। तो अधिक से अधिक लगभग हम 50 प्रश्नों को विद 50 प्रश्नों के MCQs को हम जो है विद सॉल्यूशन के साथ करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी तथ्यों को करेंगे और बार बार उन तथ्यों को रिवाइज करते हुए चलेंगे, ताकि अगले प्रश्न में भी वही बिंदु हमारे सामने आए, तो जो है आप लोग आसानी से ये पता कर सको कि हाँ ये प्रश्न जो है हमारा पड़ा हुआ है और हमें इस प्रश्न का ये आंसर लगाना है। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। और आपको भाई वीडियो पसंद आती है, प्रश्न आपको पसंद आते हैं कि लगता है आपकी परीक्षाओं के लिए ये हेल्पफुल रहेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक और कमेंट अवश्य करना, और साथ ही जो है एक दूसरे के साथ शेयर भी कर लेना। तो देख लेते हैं आगे गुरु की महत्ता का वर्णन। तो गुरु की महत्ता का वर्णन, बाह्य आडंबर का खंडन और वर्ण व्यवस्था और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति और वर्ण व्यवस्था का विरोध। अगर विरोध होता तो ये ऑप्शन हमारा सही होता, लेकिन समर्थन है तो ये आंसर होगा हमारा ए। तो ये सभी बिंदु जो है आप लोगों के लिए उपयोगी हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 4। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? तो हिंदी साहित्य के बारे में जो है अलग अलग विद्वानों ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है। कोई ना कोई एक परिभाषा तो अवश्य ही परीक्षाओं में पूछी जाती है, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल जी की प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये परिभाषा पता नहीं कितनी बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि केवल शुक्ल की ही परिभाषाओं को पूछा जाता है, और अन्य विद्वानों की परिभाषाओं को भी कई बार पूछ लेते हैं। तो साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है नामक जो परिभाषा है, ये जो परिभाषा है ये निम्नलिखित में से जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा ये परिभाषा दी गई साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट जी की हिंदी साहित्य के जो बालकृष्ण भट्ट जी रहे हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है हिंदी का स्टील भी इन्हें कहा है। तो कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? तो बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी का स्टील कहा जाता है। और हिंदी का एडिशन शुक्ल जी ने किसे कहा? प्रताप नारायण मिश्र को। प्रताप नारायण मिश्र जी को, ये आपको ध्यान रखना है। प्रताप नारायण मिश्र जी को इन्होंने हिंदी का एडिशन कहा है और हिंदी का स्टील इन्होंने कहा है, इनको शुक्ल जी ने कहा है बालकृष्ण भट्ट जी को। बढ़ते हैं आगे। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, इनके कुछ प्रमुख निबंध भी हैं, जैसे कि चंद्रोदय, शब्द की आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेला ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा शौपन, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि, आशा। ये सभी निबंध भी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ती है, माना जाता है कि तभी छायावाद की सृष्टि होती है, यानी उत्पत्ति होती है, यानी छायावाद उत्पन्न होता है। तो ये परिभाषा, ये कथन, ये विचार किस लेखक का है आप लोगों को बताना है। तो ये है रामकुमार वर्मा जी द्वारा लिखा गया।
राम कुमार वर्मा जी का कथन है। राम कुमार वर्मा जी ने छायावाद की परिभाषा को देते हुए ये कहा है कि परमात्मा की छाया जब आत्मा में और आत्मा की छाया जब परमात्मा में पड़ने लगती है तो छायावाद की सृष्टि होती है। तो ये आपको ध्यान कर रखना है, राम कुमार वर्मा जी का है। उसके बाद छायावाद की अन्य परिभाषाएं भी पूछ ली जाती है अन्य विद्वानों के अनुसार, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है। जैसे कि डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, बल्कि पहला रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, और ये जो है परिभाषा दी गई छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा, और रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है। तो छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं माना है किन्होंने? रामविलास शर्मा जी ने, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती बंदों के प्रति विद्रोह रहा है। आपको राम कुमार वर्मा और रामविलास शर्मा में जो है कंफ्यूज नहीं होना है, देख लेना है कौन सी परिभाषा किस साहित्यकार द्वारा दी गई है। रामविलास शर्मा ने छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं माना, और माना है किसने? तो डॉक्टर नगेंद्र ने। अगर ये पूछा जाए छायावाद सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये किसने कहा? ये डॉक्टर नगेंद्र जी द्वारा कहा गया। लेकिन छायावाद जो है सुतुल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये रामविलास शर्मा जी द्वारा कहा गया। और जो है राम कुमार वर्मा जी द्वारा आप लोगों को ने देख ही लिया, पहली परिभाषा उसकी यही थी, जब आत्मा की छाया परमात्मा में और परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो जो है छायावाद की सृष्टि होती है। इस प्रकार से राम कुमार वर्मा जी द्वारा ये परिभाषा दी गई। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 6। भारत बंधु पत्रिका का संपादन कौन करता है? भारत बंधु नामक पत्रिका का जो संपादन है निम्नलिखित में से तोताराम ने किया। तो भारत बंधु पत्रिका का संपादन तोताराम करते हैं। इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ जो है 1876 में अलीगढ़ से हुआ तथा यह साप्ताहिक पत्रिका थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र जी 1883 ईस्वी में कानपुर से मासिक पत्रिका ब्राह्मण निकालते हैं। विशाल भारत नामक पत्रिका के संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी जी है, यह 1928 में प्रकाशित हुआ था। और अन्य ऑप्शनों के अनुसार भी हमने इन लेखकों की, इन साहित्यकारों की पत्रिकाओं को देख लिया कि किस साहित्यकार ने किस पत्रिका का संपादन और कब किया। तो आपको सभी पत्रिकाओं का संपादन और उसके जो है संपादक का नाम भी ध्यान रखना है, क्योंकि पत्रिकाओं से संबंधित 1 या 2 प्रश्न भी अवश्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित कवियों के जीवन काल का सही आरोही क्रम बताइए। तो इन कवियों के जीवन काल का हमें सही आरोही क्रम बताना है, यानी कि सबसे पहले कौन से लेखक का जन्म हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, फिर मतलब यानी कि यानी सबसे पहले हमें देख लेना है किस साहित्यकार का जन्म हुआ, उसके बाद किस साहित्यकार का जन्म हुआ। तो इसमें हमारा आंसर हमारा डी, क्योंकि सबसे पहले बिहारी का समय 1595 ईस्वी, जन्म ग्वालियर में हुआ, मथुरा बसी ससुराल, मथुरा में जाकर वे जो है बस गए थे अपनी ससुराल में। तो आप लोगों को पता है 1595 ईस्वी में बिहारी जी का जन्म हुआ, और भूषण जी का जन्म जो है 1613 ईस्वी में हुआ। उसके बाद मतीराम जी का जन्म 1617 में, और देव कवि का जन्म 1673 में। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इन जो रीतिकाल के जो ये जितने भी लेखक हैं, इनका जन्म वर्ष कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। किस लेखक का जन्म कब हुआ, इस पर भी हम जो है एक क्लास लेकर के आएंगे। तो प्रमुख जितने भी हमारे साहित्यकार हैं, उनके लेखकों के जन्म का जो है समय या रचना काल का समय हम करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जो है अवश्य ही परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1 नंबर आप लोगों का पक्का यहाँ से हो जाएगा। अगर देखती हूँ मैं कल ही अगर वीडियो शायद मैं डाल दूँ जन्म और लेखकों के जन्म या रचना काल की, तो देख लेते हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न नंबर 8।
इन कवियों को आरोही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये कवि भी, इन कवियों का भी हमें जन्म देख लेना है, जीवन काल क्या रहा। तो सबसे पहले आएगा प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म जो है, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा चारों छायावादी कवि रहे हैं। इनका जन्म तो भाई अवश्य ही पूछा जाता है परीक्षा में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी में। उसके बाद निराला जी का जन्म 1899 में, मृत्यु 1961 में। पंत जी का जन्म 1900 ईस्वी में, 1977 में मृत्यु हो गई। और महादेवी वर्मा का तो आपको पता ही है, 1907 में जन्म, 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में हम जब देखते हैं तो देख लेते हैं कि एक पंक्ति दी गई है यहाँ पर, इन पंक्तियों में व्यक्त की गई है, मतलब क्या व्यक्त किया गया है इन पंक्तियों के द्वारा, ये पूछा हुआ है। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, चल रहा लकुटिया टेक। तो ये पंक्तियाँ जो है, इसमें क्या व्यक्त किया गया है, तो इन पंक्तियों के द्वारा जो है भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति का वर्णन इसमें दर्शाया है, दयनीय स्थिति इसमें दिखाई है। तो देख लेते हैं, ये जो पंक्ति है ये निराला जी द्वारा लिखी गई भिक्षुक रचना से ली गई है। तो आपको ध्यान रखना है, इन पंक्तियों के लेखक कौन है, निराला जी। और किस कविता से ली गई है, तो इनके द्वारा लिखी गई भिक्षुक कविता से। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। ठंडा लोहा के रचनाकार कौन है। ठंडा लोहा नामक जो रचना है उसके रचनाकार रहे हैं धर्मवीर भारती जी। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई ठंडा लोहा रचना जो है, और अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं धर्मवीर भारती जी की। धर्मवीर भारती जी द्वारा ठंडा लोहा रचना लिखी गई और अन्य कीर्तियाँ भी देख लेते हैं। धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखी गई भी ये कविता विधा की रचना, ये आपको ध्यान रखना है कौन सी रचना किस विधा की है। तो सभी रचनाओं को आपको ध्यान रखना है कि किस लेखक द्वारा किस विधा की ये रचनाएं लिखी गई, क्योंकि विधाओं से संबंधित भी जो है एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। आपको ध्यान रखना है कि किस रचना, कौन सी रचना जो है किस विधा की है। जैसे कि अज्ञे जी द्वारा नदी का द्वीप क्या है, किस विधा की रचना है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है, अगली जो महत्वपूर्ण जो इनकी कीर्तियाँ है जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनमें शामिल है कनोपिरिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, अंधा युग 1955 इनका गीति नाट्य है। और मुक्तिबोध की रचनाएं हम देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मुक्तिबोध को भी दिया हुआ है। मुक्तिबोध, अज्ञे और नागार्जुन से संबंधित भी जो हमें इन तथ्यों को की रिवीजन कर लेनी है। यहाँ पर हम जो है मुक्तिबोध की जब रचनाओं को देखें तो यहाँ पर चांद का मुँह टेढ़ा 1964 में लिखी जाने वाली मुक्तिबोध की जो है परीक्षा में बार बार पूछी जाने वाली रचना है। भूरी भूरी खाक धूल 1980 में लिखी। और उसके बाद अज्ञे जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें शामिल है भगनदूत 1933 में, चिंता 1942 में, इत्तेलम 1946 में, हरिघास पर क्षण भर 1949, बावराय हेरी 1954, मुद्रा सागर मुद्रा जो है 1970, आंगन के पार द्वार 1961 की रचना है। इस रचना पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है 1964 में। रचना ये 1961 की है, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें इस रचना पर 1964 में मिला, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में जब हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि अद्यतन प्रगतिवादी कवि नहीं है, यानी कि इस शब्द का मतलब है कि आरंभ से लेकर अंत तक। इसका मतलब ये है कि अद्यतन मतलब आरंभ से लेकर जब शुरुआत हुई तब से लेकर के अंत तक कौन सा कवि ऐसा है, इनमें कौन सा कवि ऐसा नहीं है प्रगतिवादी नहीं रहा, जो बाद में जो है जो अन्य काव्य धारा में भी जो है रचनाएं लिखता था, केवल प्रगतिवादी ही रचनाएं नहीं लिखता था। तो इनमें से जो कवि हैं नागार्जुन जी और रामविलास शर्मा की बात करें और केदारनाथ अग्रवाल, ये 3 कवि ऐसे हैं जो मुख्य रूप से शुरू से लेकर के अंत तक प्रगतिवादी कवि कहे जा सकते हैं।
लेकिन नरेंद्र शर्मा का नाम हमने जो है छायावाद के बाद छायावाद उत्तर के समय काल के अंतर्गत भी हमने पढ़ा था, इनकी रचनाओं को पढ़ा था। तो और उन्होंने साथ ही प्रगतिवादी भी रचनाएं लिखी हैं। तो देख लेते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा नरेंद्र शर्मा जी। और नरेंद्र शर्मा आज प्रगतिवादी कवि नहीं रहे, यानी कि आरंभ से लेकर के अंत तक वे केवल प्रगतिवादी कवि नहीं है इन चारों कवियों में। और वह पर व्यक्तिवादी कवि प्रेम और मस्ती का काव्य की रचनाएं भी इन्होंने की है। और इनकी प्रमुख रचनाएं में शामिल है जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, पलाश वन, मिट्टी और फूल, रक्त चंदन, अग्निशय, ये सभी रचनाएं नरेंद्र शर्मा जी की हैं। इनको भी आपको ध्यान बार बार रिवाइज कर लेना है। और ये तीनों कवियों ने जो है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और रामविलास शर्मा, इन तीनों कवियों ने जो है प्रगतिवादी रचनाएं की है आरंभ से लेकर के अंत तक। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। राधा कृष्ण के गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा गया? ये हम कई बार प्रश्न को पढ़ चुके हैं, तो आप सभी को पता है। निशाई हिंदू उपन्यास जो है गोवध समस्या के निवारण हेतु लिखा गया। और जो है ये राधा कृष्ण दास जी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और राधा कृष्ण दास जी है भारतेंदु जी के फूफा के बेटे रहे हैं, यानी कि। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है भूतनाथ जो उपन्यास है वो देवकीनंदन खत्री जी द्वारा लिखा गया। और ये इनका अधूरा उपन्यास ही रह गए। और इसका जो पुत्र हुआ देवकीनंदन खत्री का दुर्गा प्रसाद है भाई, शायद, मुझे पूरी तरह से ध्यान नहीं आ रहा। दुर्गा प्रसाद ने इसे पूरा किया। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है। देवकीनंदन के जो उपन्यास है भूतनाथ, उसको किसने पूरा किया या इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो सभी एक दूसरे से जो महत्वपूर्ण बिंदु, जो एक बिंदु से और अन्य तथ्य भी जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनको भी आपको बार बार रिवाइज करते हुए चलना है, क्योंकि निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिलाएगी। तथ्यों की बार बार रिवीजन से ही जो है आपको तथ्य याद रहेंगे। मैं किसी भी ट्रिक पर विश्वास नहीं करती अधिक, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हमारे कीवर्ड ऐसे हमारे होते हैं जो हम ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो लेकिन मेरा जो अधिक जो मानना है कि हम जितनी बार भी अधिक तथ्यों को बार बार रिवीजन करेंगे तभी हमारे वे तथ्य परीक्षा में याद रह पाते हैं। वरना हम चार जो प्रश्नों का जब एक प्रश्न का जब हम 4 अन्य ऑप्शनों को जब देखते हैं तो उनमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन हमें हो जाता है और प्रश्न हमारा आता हुआ गलत हो जाता है। इसलिए अधिक स्कोर पाने के लिए जो है बिल्कुल एक्यूरेसी बनाने के लिए आप लोगों के तथ्यों की बार बार रिवीजन करना अति आवश्यक है। तो देख लेते हैं आगे। आदर्श हिंदू उपन्यास के लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा जी माने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में जब हम बात करें, एक सेकंड भाई, प्रश्न नंबर 13 में जब हम बात करें तो प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो प्रेमचंद जी द्वारा लिखे गए जितने भी उपन्यास हैं उनका प्रकाशन वर्ष आपको याद रखना है, क्योंकि वहाँ से एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। सेवा सदन, प्रेम आश्रम, गोदान और निर्मला में से हमें इनमें आंसर लगाना है। तो ये हमारा सेवा सदन, प्रेम आश्रम, निर्मला और गोदान, सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष भी देख लेते हैं, इसकी भी बार बार रिवाइज कर लेते हैं। सेवा सदन आपको पता ही है 1918 की रचना है। बाजार हुस्न इसका जो है उर्दू का नाम था भाई। और जो इनके उपन्यासों, जो प्रेमचंद जी के जितने भी उपन्यास हैं उनको भी उनके उर्दू के उपन्यासों का अनुवाद किया हुआ था प्रेमचंद ने। तो उर्दू के नामों को भी आपको बार बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रेमाश्रम जो है 1922 का उपन्यास है, निर्मला 1927 का, गोदान 1936 का। इस प्रकार से इन उपन्यासों का भी आपको ध्यान रखना है। और जो ये प्रश्न हमारे, ये कहीं ना कहीं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है भाई, PYQ है। इन प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ हम करने की कोशिश करते हैं। और पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं परीक्षा तक हम जो है इसी प्रकार से विद सॉल्यूशन तक करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। चाहे आप DSSS, TGT, PGT हिंदी की परीक्षा देने जा रहे हो
या यूपी टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत हिंदी संबंधी परीक्षा देने जा रहे हो, या एमपी टेट वर्ग की परीक्षा हो, या आरपीएससी की परीक्षा हो, या फिर जो है एलटी ग्रेड हिंदी की परीक्षा हो, सभी परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। एक तरह से कहें तो रामबाण सिद्ध होगी। ये आपको इन प्रश्नों को आपको बार बार पढ़ लेना है और इन्हीं प्रश्नों में से आपको प्रश्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 14। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गई है। तो ये उपन्यास किस उपन्यास से ली गई है ये पंक्ति कि इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गई। तो ये पंक्ति निम्नलिखित में से बाणभट्ट की आत्मकथा से ली गई है, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया जो है एक जो उपन्यास है। ये भी पूछा जाता है क्योंकि जब हम बाणभट्ट की आत्मकथा जब पढ़ते हैं, विदा से संबंधित प्रश्न ये हमेशा पूछा जाता है परीक्षा में। जब हम आत्मकथा देखते हैं तो हमें लगता है कि ये आत्मकथा विदा की रचना है, बल्कि ये एक उपन्यास है इनका, बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अगला महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। अन्य उपन्यास व उपन्यासकार जो ऑप्शन में दिए हुए हैं उन उपन्यासकारों को भी एक बार हम उपन्यास देख लेते हैं कौन सा उपन्यास जो है किस उपन्यासकार का रहा है। जैसे कि दिव्या आपका बंटी और जो है गोदान का आपको पता ही है प्रेमचंद का है, दिव्या यशपाल जी का है, आपका बंटी मनु भंडारी जी का है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। डॉक्टर क्रिएशन जी ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा? डॉक्टर क्रिएशन जी रहे हैं, इन्होंने जो है राजस्थानी बोलियों को निम्नलिखित में से जो है 5 वर्गों में रखा। भाई ये थोड़ा सा हमारा यहाँ पर भी ये ऑप्शन होगा तो भी हम करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे, डॉक्टर क्रिएशन ने राजस्थानी बोलियों को 5 वर्गों में रखा जो निम्नलिखित है। जैसे कि पश्चिमी राजस्थानी के अंतर्गत आएगी मारवाड़ी तथा उपबोलियाँ, उनकी उपबोलियाँ, और उत्तरी राजस्थानी के अंतर्गत आएगी मेवाती तथा अहीरवाटी, और मध्य पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत आएगी ढूंढाड़ी तथा उसकी उपबोलियाँ, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंतर्गत आएगी मालवी तथा रांगड़ी, और राजस्थानी में शामिल की है इन्होंने निमाड़ी बोली को। इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी व राजस्थानी, इस प्रकार से इन्होंने जो है राजस्थानी बोलियों को निम्नलिखित में से 5 वर्गों में बांटा। और किसके अंतर्गत कौन सी बोलियों को रखा, उपबोलियों को रखा, ये भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। तो आप लोगों को याद कर लेना है इनको बार बार रिवाइज करते हुए। तो देख लेते हैं आगे प्रश्न नंबर हमारे, एक सेकंड भाई, 16, प्रश्न नंबर 16 हम देख लेते हैं। चंदायन रचना का सही समय क्या है? तो आप सभी को पता है चंदायन रचना जो है 1379 ईस्वी में लिखी गई, और इसका जो लेखक है वो मुल्ला दाऊद जी द्वारा सूफी प्रेम काव्य लिखा गया। इसमें जो है नायक लोर व लोरिक तथा नायिका चंदा की प्रेम कथा का वर्णन है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 17, भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? तो आप सभी को पता है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई जो ये ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है भारत भारती, इसका प्रकाशन वर्ष 1912 रहा। और भारत भारती जो है मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है, और गुप्त जी को भारत भारती रचना की मूल प्रेरणा मुस्तसेहाली जी तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। तो ये भी आपको इस पॉइंट को भी देख लेना है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 18, केलाग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा? केलाग एक जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, उन्होंने तुलसी की भाषा, तुलसीदास जी की भाषा को निम्नलिखित में से पुरानी बेसवाड़ी का नाम दिया है। बेसवाड़ी है भाई, ये बेसवाड़ी, पुरानी बेसवाड़ी का नाम दिया है। तो केलाग ने तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी कहा है। तो ये पूछा जा सकता प्रश्न, तुलसी की भाषा को पुरानी बेसवाड़ी नाम किसने दिया? तो आपको ध्यान रखना है केलाग ने। जिसे पुरानी बेसवाड़ी कहा, वस्तुतः पुरानी अवधि है ये, जिसे पुरानी बेसवाड़ी
का नाम दिया उन्होंने। ये मुख्य रूप से क्या है, ये एक पुरानी अवधि है, उसे ही पुरानी बेसवाड़ी कहा जाता है। कुछ लोगों ने बेसवाड़ी के अंतर्गत अवधि और बघेली दोनों को ही रखा है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 19। अजातशत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ? तो अजातशत्रु नामक जो नाटक है ये आप सभी को पता है जयशंकर प्रसाद जी का है। इसे प्रकाशित कराया गया 1922 ईस्वी में। उसके बाद देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद के और अन्य नाटकों का भी प्रकाशन वर्ष। अजातशत्रु के अतिरिक्त और अन्य नाटक का भी कोई प्रकाशन वर्ष पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि सज्जन 1910 में, कल्याणी परिणय 1912 में, और करुणालय भी 1912 में, और प्रायश्चित 1913 में, राज्यश्री 1915 में, विशाख 1921 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में। इनको भी आपको रिवाइज करते हुए चलना है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 20। धराधर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदवत अनुवाद निम्नलिखित में से किसने किया? तो धराधर शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद जो है निम्नलिखित में से राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने किया। तो धराधर शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पदबद्ध अनुवाद जो है ब्रज भाषा में राय देव प्रसाद पूर्ण जी द्वारा किया गया। इनकी और अन्य प्रमुख कीर्तियाँ हैं, जैसे कि स्वदेश कुंडल, काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, मृत्युजन्य, राम रावण विरोध और राजदर्शन। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर नामवर सिंह ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? तो साहित्य में प्रयुक्त भाषा के आधार पर जो है नामवर सिंह जी ने अपभ्रंश के मुख्यतः जो है 2 भेद माने हैं। कौन कौन से? पूर्वी और पश्चिमी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 22। शब्द की शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? यानी कि शब्द शक्तियों को कितने प्रकार की होती है, कितने भागों में बांटा जाता है? तो शब्द शक्तियाँ हमारी 3 प्रकार की होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। ये शब्द शक्तियाँ आपको जब आप शब्द शक्तियों के टॉपिक को पढ़ोगे तो ये आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि ये मुख्य रूप से जो है एक समझने का टॉपिक है। तो मोटे मोटे रूप से जब हम इनकी थोड़ी सी परिभाषाओं को भी देख लेते हैं, साक्षात सांकेतिक अर्थ यानी कि मुख्यार्थ या वाच्यार्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। और लक्षणा मुख्यार्थ का बोध होने पर रूढ़ी का प्रयोग के कारण जो है यदि मुख्यार्थ के संबंध अन्य अर्थ की प्रतीत हो तो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। और व्यंजना शब्द शक्ति जब किसी शब्द के अभिप्रेत अर्थ का बोध न हो और मुख्यार्थ से होता है, न तो मुख्यार्थ से होता है न ही लक्षणार्थ से होता है, अपितु कथन के संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ से और व्यंग्यार्थ से प्रकट होता है, तो वहाँ हमारी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। उसके बाद देख लेते हैं एक एक लक्षणा, अभिधा और व्यंजना उदाहरणों सहित जब आप समझोगे तो ही आपको समझ आएगी। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। कौन सी जो भाषा है वियोगात्मक भाषा मानी जाती है? तो इनमें से जो है निम्नलिखित में से वियोगात्मक भाषा है अपभ्रंश। हमारी संस्कृत, पाली और प्राकृत तीनों भाषाएं जो है वो है संयोगात्मक। आई होप आप समझ रहे होगे भाई, थोड़ा टाइप लिखा नहीं गया तो एक बार से फिर आप कोशिश करती हूँ यहाँ पर संयोगात्मक जो मानी जाती है ये तीनों भाषाएं, क्योंकि वियोगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है, संयोगात्मक कौन सी है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारी अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद के जो हिंदी और हिंदुत्तर की जितनी भाषाएं हैं सभी हमारी वियोगात्मक भाषाएं हैं, लेकिन संस्कृत, प्राकृत और पाली हमारी संयोगात्मक भाषा है। और संयोगात्मक और वियोगात्मक आप किस प्रकार से पहचान सकते हो कि जिन भाषाओं में जो कारक चिन्ह जो है मिलाकर लिखे जाते हैं, बिल्कुल सटा कर लिखे जाते हैं, उनके साथ लिखे जाते हैं, जैसे कि संस्कृत और पाली और प्राकृत, उन्हें हम संयोगात्मक भाषाएं कहते हैं। लेकिन जिन भाषाओं में जो है कारक चिन्हों को जो है उनसे अलग करके लिखे जाते हैं वे हमारी वियोगात्मक भाषाएं होती हैं। तो ध्यान रखना है इस पॉइंट को। उसके बाद क्योंकि अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जो है
शब्दों को देखकर ही पहचान सकते हो। यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि इन जो कौन सी भाषा वियोगात्मक है, कौन सी भाषा संयोगात्मक है। और अगर आपको उदाहरण के रूप में दे करके ये पूछ लिया जाए, कोई पंक्ति दे दी जाए, जैसे कि संस्कृत की पंक्ति दे दी जाए या हिंदी की, तो ये पूछ लिया जाए ये वियोगात्मक में भाषा में लिखी गई पंक्ति है या संयोगात्मक में, तो आपको समझ लेना है कि अगर कारक चिन्ह उस शब्दों में मिलाकर लिखे गए हैं तो वे हमारी संयोगात्मक भाषाएं होती है, और कारक चिन्हों को जब हटाकर लिखा जाता है अलग करके तो वे हमारी वियोगात्मक भाषाएं होती हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 24, साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी के रचयिता निम्नलिखित में से सूरदास जी रहे हैं। उसके बाद देख लेते हैं साहित्य लहरी के जो रचयिता है सूरदास जी है। साहित्य लहरी 1550 में अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने वाली रचना है। बढ़ते हैं आगे, और 118 इसमें दृष्टकूट पद है, और अन्य कीर्तियाँ जो सूरदास जी की आपको पता ही है, सूरसागर और सूरसारावली, जो कि इन्होंने सूरदास जी ने ब्रज भाषा में रचनाएं लिखी हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं ये किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों में आते हैं सूरदास जी, ब्रज भाषा के प्रथम प्रसिद्ध कवि भी माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 25, जस हरचरीव के लेखक कौन है? जस हरचरीव नामक जो रचना है उसके लेखक माने जाते हैं पुष्यदंत। पुष्यदंत जी द्वारा लिखी गई जस हरचरीव रचना पुष्यदंत जी की है, जो कि पुष्यदंत जो है 10वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं, और इनकी अपभ्रंश भाषा के दूसरे प्रसिद्ध कवियों में शामिल है। इससे पहले जो है शंभू का नाम आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महापुराण और कुमारचरिव। और महापुराण में 63 पुरुषों के जीवन का चित्र इसमें वर्णित है, और पुष्यदंत की जो पुष्यदंत जी को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। और अन्य ऑप्शनों के अनुसार जब हम रचनाकारों की रचनाएं जब देखते हैं तो देख लेते हैं, शंभू जी की जो रचना है वो पौमचरिव, धनपाल जी की रचना है भविष्यत कहा, और अब्दुल रहमान जी की रचना है वो है संदेश राशक। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26, प्रकाशन के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम लगाइए। तो इसमें हमारा प्रश्न में आंसर हो जाएगा कोर्ट मास्टर, कबीर खड़ा बाजार में, कथा एक कंस की या द्रौपदी। इनमें से हमारा आंसर होगा भाई टी। सबसे पहले द्रौपदी आएगा, फिर कथा एक हंस की, कबीर खड़ा बाजार में। द्रौपदी ये अलग है भाई, यहाँ पर एरो आएगा। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं द्रौपदी जो है सुरेंद्र वर्मा जी की नाटक है, सुरेंद्र वर्मा जी का, जो कि 1972 में लिखा गया। कथा एक कंस की दया प्रसाद सिन्हा जी द्वारा लिखा गया 1976 में। कबीर खड़ा बाजार में विषम साहनी जी द्वारा 1981 में लिखी जाने वाली रचना है। और कोर्ट मार्शल जो है स्वदेश दीपक द्वारा 1991 में लिखा गया। उसके बाद बात करें आगे, प्रश्न नंबर 27, मोरा जोबन नवेल रा भयो गुलाल, कैसे घर दीनी बकस में मोरी माल। जो ये पंक्तियाँ हैं ये निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? तो ये अमीर खुसरो जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ रही है। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की है? तो मीराबाई की उपासना जो है निम्नलिखित में से माधुर्य भाव की रही है। उसके बाद देख लेते हैं आगे, अगला जो हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ संबंधी है? तो व्याकरण ग्रंथ से संबंधित रचना उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के जो लेखक है वो दामोदर शर्मा जी 12वीं शताब्दी के लेखक रहे हैं। और इस ग्रंथ में गद्य व पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। यह रचना एक व्याकरण ग्रंथ है। और कीर्तिपता का रचना जो है विद्यापति जी द्वारा लिखी गई चार्या पद सबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। और वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर जी की जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर जो है मैथिली भाषा के कवि रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर 30, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता का नाम बताइए। तो प्रबंध चिंतामणि रचना के रचयिता जो है मेरुतुंग है। और प्रबंध चिंतामणि जैन साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इस पुस्तक की रचना
1305 ईस्वी में मेरुतुंगाचार्य द्वारा की गई। यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित है और इन खंडों में क्रमशः विक्रमांक, सातवाहन, मूलराज, पुंज, नरपति भोज, सिद्धराज, जयसिंह, कुमारपाल, लक्ष्मण सेन, जयचंद आदि विषय में जानकारी भी मिलती है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न नंबर 31, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ का नाम बताइए। इनमें से वल्लभाचार्य जी का जो ग्रंथ है वो है अणुभाष्य। उसके बाद और अन्य ग्रंथों को भी देख लेते हैं। अणुभाष्य जो है वल्लभाचार्य जी द्वारा रचित ग्रंथ है। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतीक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ रहा है अणुभाष्य, और ब्रह्मसूत्र भाष्य अथवा उत्तर मीमांसा नाम से भी ये जो है ग्रंथ जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो इनके वल्लभाचार्य जी के ग्रंथ है वो आप लोगों को यहाँ पर इनको भी पढ़ सकते हो। तत्वार्थदीप निबंध, पुरुषोत्तम सहस्त्रनाम और पत्रावलंबन, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा भाष्य। ये पूछा जाता है भाई पूर्व मीमांसा भाष्य, और भागवत पर सुबोध टीका आदि ये ग्रंथ जो है प्रसिद्ध ग्रंथ है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32, विज्ञान गीता की रचना किसने की। विज्ञान गीता नामक रचना के रचनाकार केशवदास जी रहे हैं। आप सभी को पता है रीतिकाल के प्रवर्तक भी माने जाते हैं केशवदास जी। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक, छंदमाला, रामचंद्रिका, वीर सिंह चरित्र, रतन बावनी, विज्ञान गीता और जहांगीर जसचंद्रिका, ये सभी रचनाएं जो हैं केशवदास जी द्वारा लिखी गई है। रसिक प्रिया केशवदास जी की प्रवर्तम रचना मानी जाती है और ये काव्य शास्त्र संबंधी रचना है। इसमें रसवर्ती और काव्य दोषों के लक्षण उदाहरण दिए गए हैं और इनके मुख्य आधार ग्रंथ माने जाते हैं नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। ये इनके आधार ग्रंथ माने जाते हैं। पूछा जाता है कि परीक्षाओं में कि जो केशवदास जी द्वारा जो ये विज्ञान गीता रचना लिखी गई है, या केशवदास जी की रचनाओं को किसका आधार ग्रंथ माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है नाट्यशास्त्र, कामसूत्र और रुद्र भट्ट का श्रृंगार तिलक। ये सभी रचनाओं को आधार बनाकर केशवदास जी ने अपनी रचनाएं लिखी हैं। उसके बाद कवि प्रिय काव्य शिक्षा संबंधी ग्रंथ है, और जो इंद्रजीत की रक्षिता और केशव की शिक्षा प्रवीण राय के लिए प्रस्तुत की थी, और यह कवि कल्पतावर्ती और काव्यदर्श पर आधारित है, यानी दंडी के काव्यदर्श पर इन रचनाओं का आधार है। उसके बाद रामचंद्रिका उनका जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी रचना प्रबंध, प्रश्न, राघव, हनुमान नाटक, कादम्बरी आदि के ग्रंथों की सामग्री से ग्रहण की गई है। फिर है रतन बावनी में मधुकर शाह के पुत्र रतन सेन, वीर सिंह चरित्र में इंद्रजीत के अनुज वीर सिंह तथा जहांगीर जसचंद्रिका का यशोगान का वर्णन किया गया है। उसके बाद विज्ञान गीता में प्रबोध चंद्रोदय के आधार पर रचित औपन्यासिक काव्य हैं।